प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए कराची से मैं हूँ दानियाल सैयद। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत पर कराची में मौजूद गदागर और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। कराची के बेशतर मकामात, सिग्नल, चौराहों पर जो पेशावर गदागर मौजूद होते थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध में और बिलखुसूस कराची में तकरीबन 400 से ज़ायद पेशावर गदागरों को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो पेशावर गदागर गिरफ़्तार किया जा रहा है उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो दफ़ात दर्ज की जा रही है उनमें 3 से 7 साल की सज़ा मुख्तस की जा रही है। कराची शहर में इस वक्त चौराहों पर, गलियों पर, कारोबारी मराकज़ के अतराफ गदागर मौजूद हैं या नहीं, या पुलिस उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। आज बिल्कुल खानादार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गदागरों के ख़िलाफ़ एक्शन तो जारी है। एक गदागर है जिसके पास पुलिस पहुंची है। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कमाल खान। कमाल, ये बताओ क्या बीमारी है? ये पोलियो हुआ है सर। पोलियो? जी सर। तो इलाज नहीं करवाया इसका? करवाया था लेकिन अभी नहीं हो रहा। बचपन में होता था लेकिन माँ बाप ने नहीं करवाया और अभी होता नहीं है। कितने साल से भीख मांग रहे हो? मैं तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से भीख मांग रहे हो। रोज़ाना कितना मिल जाता है? कभी 1000, कभी 1200। वो घर का निज़ाम चलाते हैं बस। क्या यहाँ तुम्हें छोड़ के कौन जाता है? मैं अकेला आता हूँ। कैसे आते हो? बस में आता हूँ। बस में आते हो? हाँ, रिक्शे में, बस में आ जाता हूँ। आज बिल्कुल एक और खातून गदागर मांगने वाली जो खातून है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या नाम है तुम्हारा? इकरा। इकरा, ये बताओ कितने साल से मांग रही हो? अब जब तक शादी हुई है। किसने इस काम पे तुम्हें लगाया? नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, किसी ने नहीं लगाया, हमने अपने दिल से मांग रही। कहाँ की रिहायशी हो? कैदाबाद की। कैदाबाद से इतना दूर यहाँ पर आई हो? हाँ, मजबूरी है, बच्चे छोटे छोटे हैं। कितना रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर कमा लेती हो? 300, 400, 500-600 रुपये बना लेती। अभी मैं जाऊँगी, मेरे को डर लग रहा है। जी, ये खातून है गदागर और कैदाबाद से काफ़ी किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँची है। कमसिन बच्चे, इनका कहना है कि कमसिन छोटे बच्चे हैं, गुजारा नहीं होता जिसके बायस भीख मांगने पर वो मजबूर हैं। बताइए किस तरीके से ये गदागरी का काम करते हैं? ये हमको नहीं पता है बाबा, हम तो अभी आया है, हमको पता नहीं है, ये बात का हमको पता नहीं है। आप बताइएगा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला, ये कितने अरसे से गदागरी कर रहे हो? फिर मजदूरी है, कभी है कभी नहीं हमारी। तो मैं काम लग जाता सही है, नहीं कभी यहाँ खाना में खा ले कुछ कर ले। नहीं, यहाँ मज़ार पे आ जाते हो और फिर यहाँ पे भीख मांगते हो? नहीं, भीख नहीं मांगते। फिर ऐसे खाना बना खाने आता है फिर घर पे चले जाते हैं। भीख की हमारी आदत नहीं है, अपनी मजदूरी करते हैं, मजदूरी होती काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भीख मांग रहे हो? कितने अरसे से भीख मांग रहे हो? बाबा ये अभी कुछ दिन बाद दिल का मसला दवा ववा लेके आ रहा हूँ, फिर इधर बैठ के जिन्हें कार्डियो जाता हूँ, पैसा मिल जाता फिर जाता हूँ कार्डियो का लिए। बस। कहाँ की रिहाइश है? ये मच्छर में रहा। बच्चे कॉलोनी। ये कार्डियो का कार्ड है, दिल का मरीज हूँ। ये इनका कह रहे हैं कि जिना अस्पताल में जो अमराज कल्ब का अस्पताल है वहाँ के ये मरीज़ हैं और उसकी अद्वियात पूरी करने के लिए ये भीख मांगते हैं। ऐसी न जाने कितनी और भी कहानियाँ, दास्तानें हैं। बाबा कितने अरसे से मांग रहे हैं आप भीख? 2 साल हो गए। कितना रोज़ाना मिल जाता है? कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 60 रुपये। उससे गुजारा हो जाता है? नहीं होता, आप लोग का जैसे भाई आता दे चले जाते, जैसे आप लोग का भाई आता दे कर चले। यहाँ आते किस तरीके से? पैदल आ जाते, कोई स्कूटर में मिल जाते उसमें आ जाते। और ये लाठी कैसी है? ये लाठी कोई दिला दे, गोला का मसला है, गोला भी टूटा हुआ। ये रखिएगा, ये रखिएगा। ये बताइए कितने अरसे से आप ये भीख मांग रही हो? मेरा शोर समंदर में इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा छोटा था 5, मैं तब से भीख मांग रहा हूँ। मैंने 2 साल 3 साल तक मांगा। जब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कंपनी में काम किया, मछली का कंपनी में काम करके फिर मैं अभी आया दोबारा, 3 महीना हो रहा है।
क्यों अब क्यों आई हो? कमर का हड्डी टूट गया, पिछल के गिर गया था ना, वो माया नहीं है, माया में पिछल के गिर गया। वो बच्चे मदद नहीं करते क्या? बच्चे नहीं पालते क्या? मेरा बच्चा छोटा छोटा सब बेटिया, शोर इंतकाल हो गया, शादी नहीं किया। तो कितना रोजाना मेरा का तो कमा लेती बच्चा हो? गुम हो गया। जुमेरात को 60 रुपया मिला, सिर्फ खाना के लिए बैठता हूँ, सब्जी का काम करके खाना के लिए बैठता हूँ, खाना मिला सिर्फ। यहाँ कैसे आती हो? पैदल आती हूँ, पैदल। और कौन से इलाके से आती हो? मच्छर कॉलोनी से। जी बिल्कुल, एक मज़ार पे हम पहुँचे पुलिस के हमरा और एक गदागर को गिरफ्तार किया है। उससे मज़ीद जानते हैं कि वो क्या बताता है। कितने साल से भीख मांग रहे हो? भीख नहीं मांगता हूँ, मैं काम कर चप्पल संभालता हूँ जी। और कुछ नहीं। कितने पैसे रोज़ का मिलता है? कौन देता है? कमेटी वाले दे, यहाँ काम करता हूँ सब। हाँ, तो अभी तो तुम भीख मांग रहे थे ना, जो तुम्हारे पास टोपी रखी थी उसमें लोग पैसे डाल के डाले थे। देते चप्पल के। कितने पैसे रोजाना के देती है कमेटी तुम्हें? चप्पल के पैसे देते। हाँ। कितने देती है कमेटी? 100 रुपये। 100 देते। 200 रुपये इसे कमेटी यहाँ की देती है और ये भीख मांग रहा है। नहीं मांग रहा। फिर चप्पल संभालना, उसकी दिहाड़ी मिलती है। लोग उतार के जाते हैं। हाँ, उसकी दिहाड़ी मिलती है। हम भीख थोड़ी मांगू यार। भीख मांग तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं भीख मांगती हूँ, मुझे भीख नहीं मांगने देते। मेरा कोई भी नहीं, मेरा कोई भी। कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हो? मैं वहाँ रहती हूँ, खाली जी ना स्कूल है, यहाँ पर रहती हूँ, खाली स्कूल पास। रोजाना का मिल जाता है? रोजाना का चूल्हा नहीं मिलता। कल तक 50 मिला था, कहता मुझे 50 मिला था। भाई क्या करूँ? कल मैं ये बोले मार पट होती है, यहाँ चले आते नहीं, ठेले आते चावल के, ठेले आते मार पट होती है, उसको निकाल ले, तब मुझे निकाल दिया। SSP सिटी आरिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। आरिफ साहब ये बताइएगा, कितने गदागरों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से ये क्रैकडाउन किया जा रहा है? देखिए, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक हुक्म भी है, जिसके बाद हमारे जो IG साहब हैं उन्होंने और एडिशनल आई साहब ने भी इसके ऊपर एक मीटिंग कॉल की थी फ़ौरन, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को अहकाम दिए थे कि ये जितने भी ये जो पेशावर जो गदागर हैं इनको तमाम को गिरफ़्तार करें और इनके ऊपर FIR लॉन्च करें। हमने उसके ऊपर अपनी कैंपेन को स्टार्ट किया और 1 माह में हमने टोटल 72 के करीब जो हैं वो गदागर जो हैं पेशावर उनको गिरफ़्तार किया है और उनके ऊपर FIR भी लॉन्च की गई हैं। उनका हम CRO भी चेक करते हैं, जिनमें से एक का CRO भी निकला है कि वो एक हीनियस क्राइम था, उसके अंदर इन्वॉल्व भी रहा है वो। तो ये एक ऐसा एक अमल है जिसको करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि ये कराची शहर है ना, यहाँ पर तमाम जो शहरों से मुख्तलिफ जो है वो यहाँ आके गदागरी करते हैं और ये तमाम प्रोफेशनल हैं। और हमने इनको देखा है कि ये कुछ ऐसे भी हैं जो कि ज़मींदार हैं, मगर यहाँ कराची में आके अपने ख़ानदान को लाते हैं और आके यहाँ पर गदागरी करते हैं। तो ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है कि ये आके प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं और आके कोई माजूर बन के बैठ जाता है। हमने वो भी पकड़ा है जो कि बिल्कुल ठीक था, मगर वो माजूर बन के भीख मांग रहा था। और इनके ऊपर अभी हमने जो FIR की है वो एंटी बैगरी एक्ट के तहत की है, जो 2018 का एक एक्ट आया था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें माजूरी का रूप धार के आ जाते हैं और भीख मांगते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। आपने भी बताया कि जब गिरफ़्तार किया, CRO कराया, तो उसमें एक ऐसा भी शख्स पाया गया जो गदागर बना हुआ बैठा था और उसके ख़िलाफ़ संगीन नौइयत का मुकदमा दर्ज था। तो मज़ीद भी मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कराची शहर में मज़ीद गदागरी में जो मुलव्वस अफराद हैं वो किसी जुर्म में भी मुलव्वस हो सकते हैं। तो क्या मज़ीद इसमें कोई और पेशरफ्त हुई है, कोई और तरीक़ेकार अपनाया गया पुलिस के आने से? मेरा आपको बताने का मकसद यही है कि हम जब इनको अरेस्ट करते हैं ना, तो हम उनका CRO भी करते हैं। सिंध पुलिस में ये है कि जब आप इनको अरेस्ट करें तो CRO ज़रूर करें उनका, ताकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए। तो अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। मैं आपको एक की मिसाल बता रहा हूँ, जैसे हमें एक मिला, वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व था और हम फिर उसका फर्दर भी हमने इसको इन्वेस्टिगेट के लिए हमने उनके कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर हमने उनको भेज दिया था कि आप इसको चेक कर लेंगे आपके एरिया का। जुर्म व सज़ा के लिए मैं हूं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा वारिस हैदरी। उकाड़ा के थाना रावी के इलाका जंदराका में चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मेहनत कश नौजवान सुबह उठा
मेहनत मजदूरी के लिए उसने अपनी गधा रेडी को जोड़ा, मेहनत मजदूरी करने के लिए गया। वो दूर दराज के इलाका से मेहनत मजदूरी करके गधा रेडी पर मटर लाद कर वापस आ रहा था कि रास्ते में वो एक ऐसे कच्चे इलाके से गुज़रा जहाँ पर 5 भाई अपनी ज़मीन में खड़े हुए थे। ज़मीन के कच्चा होने की वजह से चलती हुई गधा रेडी से धूल उठी जो 5 भाइयों पर जा पड़ी। 5 भाइयों को धूल पड़ने का इस कदर गुस्सा आया कि पांचों ने मेहनतकश नौजवान पर हमला कर दिया। गधा रेडी से खींचकर, पंजाबी में जिसे टोया कहते हैं, टोए में लिटाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 भाई तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जबकि 5वें ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कानून को चैलेंज कर दिया। मेरा नाम आफ्ताब है, मेरे अब्बू का नाम नज़र अली है। मैं ना हफ्ता काम सुबह उठिया सी ते अपने काम ते चला गया खोती रेड़ी ते। अपना काम करके तो मैं वापस आ रहा सी खोती रेड़ी ते 4-5 भाई ते खड़े सी। उन्होंने ते घट्टा वा गया मेरी खोती रेड़ी तो, जिंदी वजह तो ना उन्होंने मैनू रोकिया। तो उन्हें कहा तू मेरे ते घट्टा क्यों सटिया है। तो मैं उन्होंने मिन्नत की थी कि मैनू जान दो, गलती ना वाग गया है, पर उन्होंने नहीं मेरी मनी। उल्टा उन्होंने मैनू खोती रेड़ी तो ला लिया तो उन्हें इतने मैनू मारिया है। तो मेरा चाचू मैनू छुड़ान आए थे, उन्होंने भी मारिया। मेरी फूफो नाल हैगी सी, उन्होंने भी मारिया। तो नाले सोशल मीडिया पर ना वीडियो बना के वो भी अपलोड करती। तो उन्होंने मेरी इल्तमास से कि मैनू इंसाफ दिता जाए। जी, इस वक्त मैं थाना रावी में मौजूद हूँ। 2 फरवरी को थाना रावी के इलाका जनराका में एक मेहनतकश नौजवान पर तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई हुई, ये जानते हैं थाना रावी के SHO चौधरी नासिर जावेद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पुलिस स्टेशन रावी में एक कस्बा है जनराका के नाम से। 2 तारीख को शाम को 4 बजे तकरीबन हमें एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें एक नौजवान जो मेहनत मजदूरी करता है उसको कुछ लोग उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे। जैसे वो हमें वीडियो मौसूल होती है, हम IT टूल्स और जद्दी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अक्यूज़्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और विद इन नो टाइम FIR रजिस्टर्ड की जाती है। एक रेडिंग पार्टी को तश्कील दे दिया जाता है। आइडेंटिफाइड करने के बाद अक्यूज़्ड को सेम डे अरेस्ट कर लिया जाता है। कमालिया के नवाही इलाका में बेटों ने जायदाद की खातिर अपने ही वालिद को अगवा किया और अगवा के बाद उसे मेंटल अस्पताल में दाखिल करवाने का प्लान बनाया। इतवार का रोज़ होने के बायस मेंटल अस्पताल बंद होने की वजह से वो इस मंसूबे में कामयाब ना हो सके। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों के अंदर अंदर मुगवी 60 साला शख्स को बाजियाब करवाया। इस केस की मुद्दइया आबदा के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो मेरे साथ मौजूद भी है इनके वो भाई हैं जिन्हें अगवा किया गया था। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इनकी बाजियाबी के फिर किस तरह हुई और मकामी पुलिस की जानब से जब ये उनके पास गया तो उनकी जानब से इनके साथ कैसा तामन रहा। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी मैम बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस ने कैसे इन्हें बाजियाब करवाया। ये 11 जनवरी का हुआ है। रात तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। 2 बंदे भाई को बाइक पे लेके जाते हैं तो इनके हाथ वगैरह बांधते हैं, फिर इनको रात मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं बनती। फिर वापस आते हैं तो फिर इनको घुमाते घुमाते पता नहीं कहाँ कहाँ रखा। तो फिर चीचा वदनी यूसुफ भाई के घर लेके गए। वहाँ से जब इन्होंने बाहर निकाला उसको तो साथ में वो बाकी सारे बंदे थे, 4-5 जितने भी हैं। तो आगे से पुलिस आई, SHO साहब अली रजा, तो उन्होंने भाई को बाजियाब करवा लिया। बाकी भाग गए, भाई को पकड़ते हुए थाना बुसी में ले आए। तो 24 घंटे के बाद ये जो है ना वो भाई रिकवर हुए हैं। तो इनको इंजेक्शन वगैरह भी उन्होंने लगाए हैं। देखें इनकी हालत कैसे हो गई। तो हम अली रजा SHO साहब और मैडम ASP का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके भाई को जो बाजियाब करवाया। इस वक्त मैं अगवा होने वाले बुजुर्ग 60 साला मोहम्मद यूनुस के साथ मौजूद हूँ। इनसे पूछते हैं कि इन्हें किन लोगों ने अगवा किया और ये वाक़या पेश कैसे आया
और अगवा के बाद इन्हें किस जगह पर लेकर गए और इनके साथ कैसा सलूक किया, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी बाबा जी बताइएगा, आपको किन लोगों ने अगवा किया? वो तो डॉक्टर ने ते मुंडे अदनान आपका क्या लगता है? बेटा है। उसने आपको क्यों अगवा किया? पैसे लेने दे मारे जगह। आपके उसके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे? नहीं। अगवा के बाद किस जगह ले गए आपको? वो लाहौर ले गए। फिर वहाँ क्या कहते हैं आपको? लोग ले चीचा वतनी जूस के घर ले उथे ले आन के ते साध बंदे दे घर ले फिर उथे अंगूठे लगवाने थे इन्होंने। तो फिर उन्होंने जब अंगूठे लगवाने की बात की तो आपने क्या कहा उन्हें, बेटे को अपने? मैं बेटे को अभी आपको आपका अपने बेटे के बारे में क्या कहना है कि उसने ये हरकत की? आप अभी आप उसके बारे में क्या कहते हैं? उसे माफ करते हैं आप? नहीं। तो जो वो हिस्सा मांग रहा है वो उसका बनता है हिस्सा? नहीं, वो माँ को रहते। मैं इस केस के हवाला से तहसील कमालिया के थाना भूसी में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO थाना भूसी अली रजा सनपाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह बेटों ने जायदाद की खातर अपने वालिद को अगवा किया और फिर उसे मेंटल अस्पताल में जमा करवाने का प्लान बनाया। इन्होंने तफ्तीश की, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया, उन्होंने इसका प्लान किस तरह किया। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अली भाई बताइए। जी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ ऐसे ही ये 11 जनवरी 2025 में ये अगवा का केस थाने में रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद हमने FIR दी और अपने सीनियर की सुपरविजन में बकायदा एक टीम तश्कील हुई और फिर हमने इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मम्मी को ट्रेस किया और मुलजमान गिरफ्तार किए। और इसमें इशू ये था कि मुलजिम आप जो थे जो थे उनमें से जो अदनान था जिसका उसका बेटा था, वो चाहते ये थे कि अपने बाप की जगह पर करना चाहते थे और उसको कब्जा करने के लिए उन्होंने प्लान ये किया कि अपना बाप के मैटर उसको वो जब होते हैं तो वहाँ पर जो है दिन एक बात था और वो मैटर हॉस्पिटल में एडमिट किया तो इनका प्रोडक्ट को खराब हो गया। वहाँ से ये वापस लेकर आए इसको, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन वगैरह बनी और हमें कंप्लीट करा दिया। इस केस के हवाला से मैं ASP सर्कल कमालिया मैडम ज़ैनब अयूब साहबा के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने मगवी को 24 घंटों के अंदर बाजियाब करवाया, जो कि पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इनसे जानते हैं कि ये कामयाबी इन्हें किस तरह मिली और 24 घंटे के अंदर बाजियाब करवाने के लिए इन्होंने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए। जी मैडम। थैंक यू अमजद साहब। ये केस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जो इसमें कंप्लेनेंट है आपदा, जब वो हमारे पास आई तो उन्होंने ये एप्लीकेशन हमें बताई कि जो उनके भाई हैं यूनुस साहब, उनकी उम्र भी 56 ईयर्स है और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि वो मेंटली भी उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल नहीं थी, वो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे थे। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमने इस केस का हर पहलू पे इस केस की तहकीकात का और इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। इसमें जब हमने जो डिफरेंट जिसमें CDRs थी वो सारी ली, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बेस बनाया और फाइनली इसमें मैं आपको बताऊं कि जो मगवी थे उसको हमने साहिवाल से विदिन 24 आवर्स ट्रेस किया और उनको वहाँ से बाजियाब करवाया। इस केस में जो भी चारों मुलजिम थे जिनमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मगवी हैं उनके करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे, उनको ना सिर्फ हमने अरेस्ट किया बल्कि उनको कानून के मुताबिक हम मजीद उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। इनके अजीजों ने अगवा किस वजह से किया? अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी का इनका इशू था, जायदाद का तनाज़ा था। इसकी जायदाद की तनाज़े पिछली इनकी प्रीवियस काफ़ी लिटिगेशंस भी आ रही थी, दोनों पार्टीज की तरफ से 3-4 पर्चे ऑलरेडी हो भी चुके थे। तो इस रंजिश की बुनियाद पर इन्होंने ये सारा जो है मगवी को किडनैप करके और उससे जो जायदाद थी उसकी गेन्स को हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके वर्सक रोड के उन फ्लैट्स के बाहर जहाँ टिकटॉक बनाने वाली खातून सीमा गुल उर्फ
अरबाब साइको ने अपने आप को ऐसी अद्वियात खा के ख़त्म किया जिसके बारे में कहा जा रहा है या तो वो नींद आवर अद्वियात थी या फिर वो उसमें जहर था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। हम बात करें अगर मजबूरी तौर पे इस जगह की तो ये वर्सक रोड का इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है आमतौर पे। और जो पीछे मेरे फ्लैट्स हैं, इन फ्लैट में एक कमरे में सीमा गुल उर्फ अरबाब साइको यहाँ पर रहा करती थी। पुलिस के मुताबिक उसकी जो रिहाइश है, जो शनाख्ती कार्ड है वो कराची का बना हुआ है, जबकि उसकी डेड बॉडी सवात लेके गए हैं और ये 1-1.5 साल से इन फ्लैटों में रिहाइश पजीर थी। यहाँ पर जो उसने 1.5 साल गुजारा है, यहाँ के जो लोग हैं उनके मुताबिक ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली जिसकी वजह से बताया गया हो कि उसने खुदकुशी की हो। अब पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है कि आया उसने अद्वियात खा के अपनी जान का खात्मा किया है या किसी ने उसको जहर दिया है। आमतौर पे अगर टिकटॉकर होते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा सोशल राब्ते भी होते हैं, जो मोबाइल नंबर होते हैं उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस के मुताबिक उसके फ़ोन को भी चेक किया जा रहा है, ताहम अभी तक ये निशानदेही नहीं हो सकी कि आया अगर किसी ने उसको जहर दिया है तो उसका नंबर किस तरह ट्रेस किया जाए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा राब्ते थे। पेशावर की मशहूर टिकटॉकर सीमा गुल उर्फ अरबाब साइको के बहुत सारे फ़ैन भी पेशावर मौजूद हैं और बिलखुसूस जो स्टूडेंट हैं, इससे जहाँ वो रहती थी उसके बिल्कुल सामने एक कॉलेज है जहाँ के कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। ये बताएं कि आप अरबाब साइको को देखते थे, कैसी थी और आप कैसे उस तरह बोल रहे हैं कि फ़ैन हूँ मैं, क्या बताएं? वो बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने उसे फॉलो भी किया था टिकटॉक में, बहुत अच्छी। अब तो मर गई, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस मैं इतना नहीं जानता उसे, लेकिन बस टिकटॉक में फ़ॉलो किया हुआ है। और बाकी ये मैं ऐसे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, वो यार इश्क पजीर थी अरबाब कम्प्लेक्स में। बस मैं यही कहूँगा कि बस जो भी हुआ है खैर है। ये बताएं कि टिकटॉक वो बनाती थी ना, कोई ऐसा टिकटॉक जो आप कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त था, वैसे भी मतलब उसने अपना नाम भी अरबाब साइको रखा हुआ था, क्या वो साइको थी? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका अपना नाम जो सीमा गुल था और वो कोहाट में रहती थी। उसका असल बुनियादी जो मतलब बेसिकली वो कोहाट की थी। पेशावर की मशहूर टिकटॉक गर्ल सीमा गुल उर्फ अरबाब साइको अपने कमरे में मुर्दा पाई जाती है। पुलिस को इत्तला मिलती है कि अस्पताल में उसकी डेड बॉडी पहुंचा दी गई है। पुलिस वहां पहुंचती है और फिर मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिचनी गेट थाने के SHO एजाज खान के साथ। उनसे मालूम करते हैं कि उनको किस तरह इत्तला मिली, उनको जो इत्तला मिली तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। सर ये बताइएगा कि जो टिकटॉकर है अरबाब साइको, आपको उसकी मौत की इत्तला कैसे मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी मौत की इत्तला 7 तारीख़ को जुमे का दिन था। तकरीबन 5:30 बजे एलआरएच से इत्तला आई, मॉरर को फ़ोन किया कि यार एक डेड बॉडी है औरत की, तो आप किसी तफ्तीशी अफसर को यहाँ भेज दें। हमने जो मोबाइल अफसर था नूर मोहम्मद खान SI, उनको हमने अस्पताल भेज दिया और मैं ख़ुद और DSP साहब के नोटिस में मैंने लाकर, उसका ऑफिस भी यहाँ पे है और DSP साहब भी आए और हम मौके पे चले गए। जो साइको अरबाब का जो रूम क्वार्टर था तो वहाँ हम चले गए मौके पे। तो वहाँ पे जो कमरे में एविडेंस के तौर पर हमें नज़र आए तो हमने उसको वहाँ से उठाए और इनिशियल तफ्तीश में जो है, बल्कि इनिशियल डॉक्टर रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इसकी मौत मतलब दवाई ज़्यादा खाने से हुई है, तभी मौत मरी है। लेकिन पोस्टमार्टम का जो मुकम्मल रिपोर्ट है उसमें अभी और 2-3 दिन लगेंगे कि हमने पता किया आज, तो उसने कहा कि लेबॉर्ट्री हमने भेजे हैं सैंपल्स, जो ही रिपोर्ट मिलेगी तो हम आप लोगों को वो भेज देंगे। तो मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट नहीं आई अभी पोस्टमार्टम की, तो इससे पहले कबल वक्त होगा कि हम या इसको ख़ुदकुशी डिक्लेयर कर दें या इसकी मौत या कोई और वो कर दें, तो रिपोर्ट के बाद ही पता चल जाएगा। सर आमतौर पे पेशावर में क्या खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशी के वाक़यात हो रहे हैं, चूँकि ये टिकटॉकर थी, लोग ज़्यादा सवालात भी कर रहे हैं कि आया ये ख़ुदकुशी है या उसे किसी ने जहर दिया है। तो जो आपको पता चला है अभी तक, जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसमें क्या पेश तरफ सामने आई? क्या आया ये जो जहाँ रहती थी लोगों ने क्या बताया है कि आया ये जो रह रही थी, एक तो आप कह रहे हैं कि बाकायदा कानूनी तौर पर उसने फ़्लैट लिया हुआ था, तो क्या मालिक मकान ने उसको जो फ्लैट दिया था, आपके पास सारा डाटा है? क्योंकि पुलिस तो घर घर जाती है, डाटा मालूम करती है कि कौन किस तरह रह रहा है। तो ज़रा ये बताइएगा कि कानूनी तौर पे रह रही थी तो कैसे रह रही थी, कब से रह रही थी? ये तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर रह रही थी और इसकी बहन साथ थी और इसका एक भाई है वो भी इधर इसके साथ था।
जो प्लाज़ा वालों से हमें मालूम हुआ है, जो मालूमात हमने उनसे ली हैं, तो उन्होंने जो कानूनी हमारे तकाज़े हैं, जो किराएदार और मालिक मकान पे जो वो है, तो तमाम वो लवाज़िमात इन्होंने पूरे किए हुए थे। और उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर तो काफ़ी सारे फ्लैट हैं उस प्लाज़े में, और तमाम फैमिली वालों को वो फ्लैट किराए पे देते हैं। ऐसे कोई मतलब सिर्फ मर्द या कोई ऐसे एरा गैरा जो मतलब आता है, तो ऐसे लोगों को वो नहीं देते हैं, फैमिली वालों को ये लोग फ्लैट देते हैं। जहाँ तक ख़ुदकुशी और उसकी बात है, तो फिर मैं कहता हूँ कि इनिशियली तौर पे हमें डॉक्टर ने वर्बली ये बताया कि ये जो इसने कुछ दवाई खाई है और उसने उस पर मतलब रिएक्शन किया है दवाई ने। तो अभी बाद में मैं फिर वही कहूँगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, फिर सारा कुछ मालूम हो जाएगा कि क्या थी, मतलब ख़ुदकुशी की नीयत से इसने दवाई की थी या वैसे ओवर डोज हुआ था कि यार मतलब गलती से, या दवाई लोग खाते हैं ज़्यादा कहीं हो, तो उसका भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सर, ये जो टिकटॉकर थी रहती है, ये इसकी जो डेड बॉडी पहुंचाई गई है सवात, इसका जो शनाख्ती कार्ड है वो कराची का है और रह वो पेशावर में रही थी। तो जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो इब्तदाई तफ्तीश हो रही है, तो क्या ये इसमें कुछ उलझन नहीं है? वो तो बाद में पता चल जाएगा। इसकी शनाख्ती कार्ड में एक एड्रेस कराची का है, एक कोहाट का है, और रहती पेशावर में थी, और बेसिकली इनका ताल्लुक़ स्वात से था, और स्वात से भी इसकी बहन से हमारा रब्ता हुआ उस रात। तो हमने उससे कहा कि यार इसकी तदफीन कहाँ पे होगी, तो उसने कहा कि हम दुरुशखेला स्वात के रहने वाले हैं, और वहाँ पे मेरी माँ का भी कब्र है और इसकी भी हम तदफीन वहाँ करेंगे। तो बेसिकली ये स्वात की थी। सर, पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस आजकल खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी एक्टिव हुई है, और ख़ास तौर पे जो ख़ुदकुशी के वाक़यात हैं ज़्यादातर जवान लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो गए, इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो एक्टिव नज़र आते हैं, बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो क्या सोशल मीडिया पे जो इसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या इसको भी देखा जाएगा पुलिस की तरफ से जब तफ्तीश आप कर रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारा दायरा इख्तियार है तफ्तीश का, उसमें जो बात आएगी और जो भी आएगा उन सब से हम तफ्तीश भी करेंगे और उसको फिर शामिल तफ्तीश भी करेंगे। मैं हूं सलीम बुज़दार और मैं मौजूद हूं डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में। कबायली इलाका तमुन खोसा में गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एक खौफनाक वाक़या पेश आया, जिसमें गैरत के नाम पर 5 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक शख्स हनीफ नामी, वो उस पर शक किया था कुछ लोगों ने कि वो उनके घर आना जाना है, तो उसके घर के करीब से गुजरने पे महज शक की बुनियाद पर उस शख्स को उन्होंने कत्ल कर दिया। जिसके बाद उसके फैमिली के मेंबर्स में खुसूसन उसके भाई राशिद ने जब ये देख लिया कि मेरे भाई को नाहक कत्ल कर दिया गया, तो उसके बदला लेने के लिए वो मुखालफिन के घर की तरफ चला गया। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने दोबारा उसके भाई को भी कत्ल कर दिया और दीगर 3 लोग भी इस क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। कुल 5 अफराद गैरत के नाम पर इस इलाके में कत्ल हो चुके हैं। उसके बाद की सूरत हाल ये है कि दोनों पार्टियों के ऊपर पॉलिटिकल इंतज़ामिया, चूँकि यहाँ पर ये ट्राइबल एरिया है, डेरा गाजी खान का मैं वाज़े कर दूँ जो 52% रकबा है वो कबायली इलाके पर मुश्तमिल है, 48% रकबा वो इंतज़ामी इलाके पर है। जो कबायली इलाका है वहाँ पे पॉलिटिकल इंतज़ामिया है। यहाँ पर जो फोर्स है कबायली, उसका नाम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी है। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करके यहाँ पर दोनों फरीकैन के ऊपर मुकदमा दर्ज किए। और सूरत हाल है, चूँकि कबायली सेटअप है, यहाँ पर लोग बदला लेते हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके में जितनी भी आबादी थी वो यहाँ से रूपोश होके नामालूम मकाम की तरफ चले गए हैं। अब इस इलाके में कोई भी नज़र नहीं आ रहा उन फरीकैन में से, ना उसके जो कास्ट के लोग हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो तमाम के तमाम रूपोश हो गए हैं, और ना वहाँ पे इस वक्त जाने की पोजीशन में हम हैं इस इलाके में। चूँकि तकरीबन ये इलाका अब पॉलिटिकल इंतज़ामिया की तरफ से कहा यह गया है कि इन लोगों को एरिया बन चुका है, चूँकि क्रिमिनल्स कुछ इश्तिहारियों ने यहाँ पे पनाह ले रखी है, और लोगों की आमद और रफ्त जो मकामी लोग थे, चूँकि उनकी आपस में लड़ाई इस वाक़े के बाद यहाँ से रूपोश हो गए। कुछ बलोचिस्तान चले गए, चूँकि करीब बलोचिस्तान पड़ता है, कुछ इलाके वहाँ चले गए, कुछ दीगर नामालूम मकाम की तरफ चले गए हैं। हम यहाँ पे कबायली हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि सूरत हाल क्या है। आपका क्या नाम है जी?
मेरा नाम नूर मोहम्मद है सर। जी, क्या कबाइली इलाके की सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से? आपने सब चीज़ सुनाया था। ये कबाइली इलाका जो है थोड़ा सा जो काला होता है, जोक होता है, फिर उसको मार देता है। ना उसकी पकड़ने वाला कोई है, ना उसके तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है। अब उसका जो 5 कत्ल हो गया, कोई पता नहीं कहाँ चला गया है, कहाँ नहीं है। लेकिन वो गरीब बेचारा एक औरत था, उसके ऊपर 5 बंदा कत्ल हो गया है। तो बावजूद ये है कि मेहरबानी करो, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि कबाइल को, ये दुनिया को जो मतलब हम फोट मोटूला गिरद रूंगण तक तमसा तक ये कबाइल है, मेहरबानी करो उसके ऊपर कोई कुछ निज़ाम चलाओ, कुछ हलवात चलाओ। बाकी ये बात है कि अभी तक वो बंदे का पता नहीं है कहाँ रूपुश हो गया, कहाँ गया है। और औरत का भी पता नहीं है बिक गया है या किसी घर में तहफ़्फ़ुज़ लिया है, किसी घर में पनाह लिया है, वो कोई पता भी नहीं मुझे। बाकी ये इलाका ये हाल वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक कबायली थे हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि अक्सर लोग रूपोश हैं जो यहाँ मौजूद थे। एक आध बंदे हमें मिल गए, हमने उनसे बात की है, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। जी, कबायली इलाके में जो 5 अफराद का अंदोहनाक कत्ल हुए गैरत के नाम पे, उसके बाद आपने कबायलियों की तो बातें सुन ली और उस इलाके के लोगों की भी बातें आपने मुलाज़ा है। अब हम चल आए हैं डेरा गाजी खान की जो ट्राइबल एरिया के पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, जो कि इस पूरे इलाके की अथॉरिटी हैं, जो कि ट्राइबल एरिया की 2 फोर्सेस हैं, एक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, दूसरा बलोच लेवी। उनके जो कमांडेंट हैं वो असद खान चांडिया साहब हैं। उनके दफ्तर हम आए हैं, उनके ऑफिस यहाँ डीजी खान में वाक़, उनका ऑफिस। इनसे पूछते हैं कि इस वाक़े पर इनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, और अब तक जो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो FIRs हुई हैं उनके किसी भी मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। काफ़ी दिन अब इसको तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है इस वाक़े को, अब तक कोई किस्म की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास है और लोगों में तशवीश पाई जाती है। अथॉरिटी खड़े हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, मज़ीद तफसीलात इनकी ज़बानी पूछते हैं। जी, पॉलिटिकल असिस्टेंट साहब, आप ट्राइबल एरिया के जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है और बलोच लेवी आपकी फोर्सेस, उसके आप हेड हैं, उसको हेड कर रहे हैं, तो आपने इस पूरे वाक़े को किस तरह देखा और आपने अब तक क्यों कोई गिरफ्तारी नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अलमनाक वाक़या हुआ है, इसमें एक बंदा था मोहम्मद हनीफ़, जो कि पहले दुबई सऊदीया में रहता रहा है। अभी वो आया है तो वो किसी जगह पे किसी को मिलने गया था, तो जहाँ पे उसका मर्डर किया गया है। आगे इसी का बदला लेने के लिए उसका भाई है राशिद। नहीं, किस तरह मिलने गया है? कोई हमारे जो इतलात के मुताबिक वहाँ इस पे जो ना गैरत के नाम पे उसको कत्ल किया, किसी के घर में दाखिल हुए तो अहले खाना ने उस पर फायरिंग करके उसको कत्ल किया। जी, वो किसी खातून से ही मिलने गए थे, तो जिसका फर्दर हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसका जो रोल है वो भी डिटरमिन कर रहे हैं। तो वो किसी खातून से मिलने गए थे, तो वहाँ पे उसका मर्डर हुआ। फिर बाद में उसी मर्डर का बदला लेने के लिए उसी टाइम ही राशिद उसका भाई था, जो हालती बरादरान हैं, उनके घर में गए, तो वहाँ पे उन्होंने जाके हयात नामी बंदे को कत्ल किया। और उसके साथ मुख्तलिफ जो लोग थे, 3 उसमें से मारे गए हैं जो कि गैंग की सूरत में गए थे। उसमें एक रोशन मकबल था, एक रमज़ान उर्फ सच्चा जरवार के नाम से है, और जो तीसरा है वो अजीज़ जिंदानी था। ये भी वहाँ पे मौके पे मारे गए हैं। आल्दो ये क्रिमिनल गैंग्स का ही हिस्सा थे, इस पे डिफरेंट मुकदमात भी हैं, हमारे थानों में भी है, पंजाब पुलिस में भी हैं। तो वो मौके पे जाँ बाक हुए। जो बाकी बचे हुए थे बंदे, वो बलूचिस्तान साइड पे उसी टाइम में निकल गए थे। तो इसके लिए हमने अपनी जो टीम्स थी वो डिफरेंट तश्कील दी हैं, क्योंकि हमारा जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे पहाड़ हैं ज़्यादा, जहाँ पे जो एक्सेस है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो वो हम तरीके से ही उनको पहले भी अरेस्ट करते होते हैं। हमारे जो उधर के मुकद्दमीन हैं उनकी सपोर्ट हमें साथ होती है, तो वो भी हमारे साथ ही हैं। तो अभी हमने वहाँ पे 2 पिकेट्स परमानेंट लगा दी हैं। एक करू है जिसमें 8 बंदे 8 की टाइम में बलोच लीग और BMP के डिप्यूट किए हैं, और एक पिकेट भेड़ तक है, उसको भी आबाद किया। वहाँ पे भी हमने जो पहले नहीं थी, ये अभी नई अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी कंस्ट्रक्ट हो गया, वहाँ पे परमानेंटली उनको 8 बंदों के हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा ट्राइबल एरिया है डीजी खान का, वहाँ पे कुछ फरसुदा निज़ाम और फरसुदा रवायात हैं। उसमें से एक रवाज ये भी है कि जिस औरत का पर इल्ज़ाम लगा के बंदा कत्ल कर दिया जाता है, उस औरत को बाद में फ़रोख्त कर दिया जाता है वहाँ के लोगों में। तो पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरिया की, उनकी तरफ से आप लोगों ने इस पे क्या इक़दाम किए? वो औरत पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी बुनियाद पे वो बंदा कत्ल हुआ है, तो वो औरत आज किस हाल में है, कहाँ पर है, उसके मुतालिक उसको कोई हिफाजती तहवील में ले लिया हो या कुछ किया हो? वहाँ पे ऐसा कोई शय रिपोर्ट नहीं हुई।
ये बंदा जो है वो अभी उसी साइड पे जा रहा था किसी भी औरत से मिलने, अभी जिसका हम कनेक्शन जो है वो अभी वेरीफाई हो रहा है। मोबाइल्स जो हैं वो हमने अपने तहवील में लिए हुए हैं, जो कि फर्दर फोरेंसिक करके उनकी CDR है वो भी अप्लाई की हुई है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो रिलेशनशिप है वो भी आ जाएगा। और औरत जो है वो महफूज है। हमारे SHOs 3 उस इलाके के SHOs हैं, 3 हमारे थाने हैं, तो वो डेली उन अहले खाना से रवाबत में भी हैं। अभी तक किसी किस्म की इस तरह की कोई जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं है। हम इस वक्त रायविंड सिटी के नवाही गांव चालार मक्कू में मौजूद हैं और मेरे अकब में आप वो घर देख सकते हैं जहां पर 2 खवातीन को पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया, उन पर तशद्दुद किया और घर से लूट मार भी की। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि इनके साथ पड़ोसी में एक गुंगा बहरा एक लड़का था, उसको भी मारा पीटा गया, उस पर तशद्दुद किया और उसको हफ्ते बेजा में रखने के बाद पुलिस एहलकार यहाँ से चले गए। ये जब वाक़या पेश आया तो क्योंकि वाक़े की एक वीडियो भी बन चुकी थी, खवातीन ने रोते हुए बिलखते हुए पुलिस हुकाम से, आला हुकाम से, पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया कि इस पुलिस एहलकार को और इसके साथियों को सख्त सज़ा दी जाए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन उस मुकदमे के दर्ज होने के बाद इनके अहले खाना पर पुलिस की जानिब से प्रेशर भी डाला गया। मुबैना तौर पर कहा गया कि पुलिस एहलकार जो अरसलान था वो भी इस इलाके का रिहायशी था, उसकी जानिब से, उसके वर्षा की जानिब से इन पर प्रेशर भी डाला गया, जिसके बाद वो खौफ और हरास में मुब्तला हो गए और आप देख सकते हैं कि वो घर छोड़कर यहाँ से ताले लगाकर गायब हो चुके हैं। लेकिन पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। आला हुकाम का ये भी कहना है कि उन्होंने इस वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया और उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन वो खवातीन जो हैं, वो जो मर्द थे जिन पर तशद्दुद किया गया था, वो जो फैमिली थी गुंगी बहरी, उन पर जो तशद्दुद किया गया था, वो अभी तक दहशत और खौफ में मुब्तला हैं और वो किसी से भी वो बात करने से गुरेजा है और घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। जी, ये वो घर है जहाँ पर पुलिस एहलकारों ने घुसकर उन खवातीन को बरहना किया और तमाम अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से दहशत की वजह से, पुलिस के खौफ की वजह से घर छोड़कर चले गए। ना सिर्फ ये अहल खाना बल्कि इनके साथ ये उनके पड़ोसी थे जो गुंगी फैमिली थी, जिनका बेटा एक गुंगा था और उस पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया, जिसको वीडियो में देखा भी जा सकता है। वो बैठा हुआ है और पुलिस एहलकार उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। ये दोनों फैमिली थी, पुलिस के खौफ की वजह से घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं और वो किसी से भी बात करने से अब गुरेज़ हैं। रायविंड के इलाके में खवातीन को तशद्दुद और बरहना करने के वाक़े में जब पुलिस वहाँ पे पहुँची थी तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, उन्होंने उन विक्टिम खवातीन से क्या बात की, आइए हम उनसे बात करते हैं। सरदार उस्मान, आप ये बताएं कि आप सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे। जी बिल्कुल। आपने वहाँ पे क्या देखा और खवातीन ने क्या बताया आपको? सबसे पहले तो हमने उनसे जाके उनसे दरख्वास्त ली, उनका मौक़िफ़ सुना और उस पर फ़ौरन पर्चा दिया। हमने मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद फ़ौरन हमने तारुक जारी कर दिया कि हम उन मुल्ज़मान को पकड़ें। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि जब आप मौके पे पहुंचे थे तो 2 फैमिलीज थी, एक तो खवातीन को उन्होंने तशद्दुद किया, बरहना किया, उसके साथ एक दूसरी फैमिली थी। उन दोनों फैमिलीज़ का मौक़िफ़ क्या था कि ये लोग क्या करने आए थे और क्या घर में लूट मार भी की थी इन्होंने? नहीं, वो चीज़ें तो जो हैं वो तफ्तीश में हम इसे इंशाल्लाह जो है वो क्लियर कर देंगे। वो ज़ेर तफ्तीश है और ऑब्वियसली एक सेंसिटिव मैटर है, तो इस पर फ़ौरन हाई कमांड ने भी एक्शन लिया, नोटिस लिया इसका और सीनियर अफसरान इसमें इन्वॉल्व हुए, तो ऑब्वियसली उसकी तफ्तीश जो है मेरिट पे होगी। हमारे लिए वक्त पर सबसे मुश्किल था या सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उन मुल्ज़मान को अरेस्ट करना। तो हमने 5 मुल्ज़मान जो है वो विदिन 3-4 डेज़ जो है वो हमने तमाम तर वसाइल, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस सारी इन्वॉल्व है, वो हमने सारे बरूए कार लाते हुए हमने उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और अब इंशाल्लाह उनकी 100% मेरिट पे तफ्तीश होगी। अच्छा, मुल्ज़मान ने इब्तदाई तफ्तीश में कुछ चीज़ बताई, आपने कुछ उनसे पूछताछ की होगी जब गिरफ़्तार करके लाए हैं आप उनको? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। गिरफ़्तार करना ही जो है, लाहौर इतना बड़ा शहर है और उसमें 5 मुल्ज़िम ढूंढना और फ़ौरन ढूंढना, 3 तो हमने फ़ौरन मुकदमा दर्ज होने के दौरान के साथ ही हमने उन्हें पकड़ लिया था। 2 को पकड़ते हुए हमें 1-2 दिन लगे और हमने उन्हें फ़ौरन जो है वो हवाले इन्वेस्टिगेशन किया कि हमारी तफ्तीश किसी भी तरह से असरअंदाज ना हो और 100% मेरिट पे तफ्तीश हो। अच्छा, उन खवातीन का मेडिकल भी हो गया है, कुछ उनके लिए उनके तिबी मुलाजा हो गया उनको फ़ौरन उसी वक्त जिस वक्त हमने उनसे दरख्वास्त ली तो हमने उन्हें अस्पताल सेंड कर दिया था ताकि उनका जो है वो तिबी मुआयना हो जाए और टाइम पे उनका मेडिकल हो जाए। रायविंड में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद ने एक ख़ानदान पर तशद्दुद किया। न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उनकी ख़वातीन को बरहना भी किया।
ये वाक़या कैसे पेश आया और फिर पुलिस ने इनको कैसे गिरफ़्तार किया है। एसपी सदर हैं गयूर अहमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गयूर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताएं कि ये मुल्ज़मान जो थे ये कैसे गिरफ़्तार हुए और क्या वाक़या क्या पता चला? बहुत शुक्रिया आपका फराज साहब। ये हुकूमत पंजाब की एक पॉलिसी है क्लियर कट के नो मोर वायलेंस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ख़वातीन पे ये एक बड़ा ही परेशान कुन और तकलीफ़ दे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जिसमें 2 नामज़द लोग थे और 3 नामालूम थे जिन्होंने एक घर में घुस के ख़वातीन पर उनको तशद्दुद किया और उनका बरहना करके उनकी वीडियोस बनाई और बाद में उनको शायद उन वीडियोस को प्रोपोगेट किया। तो जैसे ही इंसिडेंट का पता चला तो फ़ौरन SHO मुतलका SHO रायविंड SDPO साहब मैं भी मौके पे पहुंच गए और हमने फ़ौरन दरख्वास्त लेके एप्लीकेशन को FIR में कन्वर्ट किया और जो नामज़द मुल्ज़मान थे उनकी गिरफ़्तारी का तहरुक शुरू कर दिया। अच्छा, इसी दौरान में जब हमने एक बंदे को गिरफ़्तार किया फिर दूसरे तक हम जा रहे थे तो हमें पता चल गया कि जो बाकी 3 लोग नामालूम थे वो कौन थे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन थी क्योंकि ख़वातीन पे घर में घुस के तशद्दुद करना और उनकी कोई नाज़ेबा वीडियोस फिल्माए जाना ये बड़ा ही तकलीफ़ थे अमल है। अच्छा गयूर साहब, ये बताएं कि ये जो मुल्ज़िम था अरसलान इसका नाम बताया जाता है, क्या ये आपकी डिवीज़न में तैनात है और इसकी पोस्टिंग कहाँ थी? जी, बदकिस्मती से जो एक मुल्ज़िम है वो पुलिस में एक कांस्टेबल और वो भी अपनी ड्यूटी से गैर हाज़िर और सस्पेंडेड था और पुलिस लाइन में उसकी पोस्टिंग थी और इसके ख़िलाफ़ पहले भी एक इस तरह की तो नहीं लेकिन दीगर शिकायत थी जिस वजह से इसको सस्पेंड किया गया था और वही इस वाक़े में एक मरकज़ी किरदार था। तो अब ये एक बदनामी का बायस भी है पुलिस की। बड़ा अच्छा काम किया आपने, 5 मुल्ज़िम गिरफ़्तार कर लिया। अब तफ्तीश में आपने तफ्तीश भी की होगी, इन्होंने क्या कहा है, ये क्या बयान देते हैं, ये क्यों उस घर में घुसे थे और इनका क्या प्लानिंग क्या थी इनकी? क्योंकि वो एक तो जो पुलिस एहलकार था उसके साथ ये कुछ लोग सिविलियन थे, इनके टारगेट क्या था? इन्होंने वहाँ से 37,000 रुपया भी गालबन लूटा था। जी, इसकी चूँकि ये अभी मुकम्मल तौर पर तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन विंग इसको देख रहा है तो ये जैसे ही ये सारी इंटेरोगेशन रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद वाज़ेह भी हो जाएगा और फिर हम नहीं मुनासिब के इसको इस स्टेज पे डिस्क्लोज़ किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन ख़राब ना हो। और ये चूँकि केस हम चाहते हैं कि एक मिसाली केस बने और इसका चलान जब बन के अदालत में जाए और इनको करार वाकई सज़ा हो तो इसको इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक हम इसको अभी इस पर बात नहीं करते। अच्छा, आप मौके पे गए थे, ख़वातीन ने क्या बताया? जी, ख़वातीन ने यही बताया जो उनकी तहरीरी दरख्वास्त थी कि इस तरह से ये लोगों ने आके घर में घुसे हैं और फिर तशद्दुद भी किया और वीडियोस फिल्माई। ये सारा वक़ूआ इसी तरह और बाद में फिर जो इब्तदाई इंटेरोगेशन और तहकीकात थी उसमें ये बात कन्फेशन की है कि वाकई ही इस तरह से किया गया।